आकांक्षा, क्या हुआ बेटा? तुम बोलती क्यों नहीं? क्यों रो रही हो? कुछ तो बोलो। आकांक्षा के पिता राजीव हर दूसरे तीसरे दिन अपनी बेटी से बात करते, पर अब 4-5 दिन बीत गए। राजीव ने कॉल भी किया कई बार, पर कोई जवाब नहीं आया। एक दिन आकांक्षा के पति अमन ने फोन उठाया और बोला, पापा जी, यहाँ सब ठीक है। वह बस आकांक्षा की थोड़ी तबीयत खराब थी और वह दवाई लेकर सो गई है। 7 दिन तक बेटी की आवाज न सुन पाने के कारण राजीव और उनकी पत्नी रीता को घबराहट होने लगी। आज 8वां दिन था, सुबह का वक्त था। राजीव जानते थे कि अमन इस समय ऑफिस में रहता है। राजीव और रीता ने भी ठान लिया कि आज तो आकांक्षा से बात करके ही रहेंगे। आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि वह फोन पर बात ही नहीं कर पा रही है। अमन के आश्वासन के बाद भी राजीव का दिल यह बिल्कुल मानने को तैयार नहीं था कि सब ठीक है। उन्होंने 10 बजे से ही कॉल करना शुरू कर दिया। आधे घंटे तक कॉल रहते, पर जवाब नहीं मिला। राजीव ने पिछली रात ही जाकर नया सिम ले लिया था। अब उन्होंने कुछ देर रुककर एक नए नंबर से कॉल किया। कुछ देर घंटी बजने के बाद किसी ने फोन उठाया। इधर राजीव और रीता अपनी आकांक्षा की चहकती आवाज सुनने की चाह में बैठे थे और उधर से धीमे धीमे आवाज में हेलो सुनाई दिया। थोड़ी देर तक राजीव ने कुछ नहीं कहा, तो आकांक्षा ने कराहती आवाज में फिर कहा, हेलो। कौन है? किससे बात करनी है? राजीव का गला रोमांचित हो उठा। उन्होंने कहा, आकांक्षा बेटा, ठीक हो ना? इतना सुनते ही फोन पर आकांक्षा की फपक फपक कर रोने की आवाज आने लगी। माँ बाप को तो जैसे दिल ही बैठ गया। रीता ने लड़खड़ाते आवाज में कहा, बेटा बोल ना, तेरी आवाज सुनने को तरस गए हैं हम। बोल ना बेटा। आकांक्षा बिना कुछ जवाब दिए बस रोई जा रही थी। इधर से राजीव पूछते रहे, पर रोते रोते आकांक्षा ने कॉल काट दिया। आकांक्षा की माँ भी बेहद रोने लगी। राजीव के हाथों से भी फोन छूटकर नीचे गिर गया। रोता गला और नम आंखों के साथ वह सिर पर हाथ धरे बैठ गए। उनकी हालत देख रीता ने उनके कंधे को सहलाते हुए दिलासा दिया, पर दोनों अब एक ही कश्ती में सवार थे। राजीव ने थोड़ा सोचने विचारने के बाद कहा, तुम सामान बांधो, हम आकांक्षा के पास चलेंगे। आज ही शाम को निकलते हैं। रीता ने ऐतराज जताते हुए कहा, पर ऐसे अचानक बिना किसी को बताए हम आकांक्षा के ससुराल पहुंच गए तो उनके घर वाले क्या सोचेंगे? कहीं नाराज ना हो जाए। हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम आ रहे हैं। राजीव ने कहा, नहीं, कुछ नहीं बताना है उन्हें। कौन क्या सोचेगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है तो अपनी बेटियों के आंसू से। कुछ तो बुरा हुआ है उसके साथ। अगले दिन 11 बजे वह आकांक्षा के ससुराल पहुंच गए। उन्हें इस तरह अचानक देखकर मानो उसके ससुराल वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह हड़बड़ा कर उठे और बोले, आप लोग, आपने बताया नहीं? तभी आकांक्षा की सास बोली, अरे ऐसे अचानक? अब सब ठीक तो है ना समधन जी? राजीव ने अपने गुस्से को शांत करते हुए कहा, कुछ नहीं, कल से आकांक्षा की बहुत याद आ रही थी। आकांक्षा को बुलाइए। कहाँ है वो? हाँ हाँ, अभी बुलाते हैं। आकांक्षा बाहर आई तो आधा चेहरा घूंघट तले ढका हुआ था। राजीव ने कहा, अरे लाडो, हम हैं तेरे माँ बाप, इतना घूंघट क्यों ले लिया? आकांक्षा कुछ नहीं बोल रही थी, चुपचाप खड़ी थी। तभी रीता ने उसका घूंघट उठाया और फिर जो नजारा था उसे देखकर राजीव और रीता की तो जैसे सांसें ही रुक गई। आकांक्षा के चेहरे पर जगह जगह काले निशान थे। आंखें सूजी हुई थी। चेहरा तो मानो खुद ही आकांक्षा का दर्द बयान कर रहा था। दर्द का घूंट पीते हुए रीता ने कहा, यह क्या हुआ है लाडो? कैसे लगी तुम्हें इतनी चोट? आकांक्षा जोर जोर से रोते हुए जमीन पर बैठ गई। रीता आकांक्षा का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। राजीव का शक अब यकीन में बदल चुका था। अपनी बच्ची की ऐसी हालत देखने के बाद तो कोई भी बाप चुप नहीं रह सकता। उन्होंने आवाज ऊंची करते हुए अमन से पूछा, कैसे हुआ यह सब? आप खुद बताएंगे या मैं अपने तरीके से पता करूं? अमन की माँ ने भी आवाज ऊंची कर ली और बोली, देखिए भाई साहब, लड़की के पिता हैं आप, जरा आपे में रहिए, अपनी औकात ना भूलिए। आकांक्षा की शादी करके आप उसे विदा कर चुके हैं। यह अब हमारी जिम्मेदारी है। आप इसकी चिंता ना ही करें तो बेहतर होगा। बहुत मान सम्मान कर लिया हमने आपका, अब यहाँ से निकलिए। राजीव ने भी अमन की माँ का मुंह तोड़ जवाब दिया और कहा, आप शायद भूल गई हैं कि आप एक लड़की के पिता से बात कर रही हैं। मैं यकीनन यहाँ से जाऊंगा और अपनी बेटी को भी साथ लेकर जाऊंगा। यह कोई संपत्ति नहीं है आपकी कि आप इसके साथ जैसा चाहें वैसा सलूक करें। आकांक्षा, तुम घबराओ मत बेटा, तुम्हारे माँ बाप अब तुम्हारे साथ हैं। अमन की माँ ने गुस्से में कहा, बस करिए, आप जो मन में आ रहा है बस कहे जा रहे हैं। शराब के नशे में आकर अगर अमन ने जरा सा हाथ उठा ही दिया तो क्या हो गया? आखिर ये पत्नी है, इतना तो इसे सहना ही होगा। और इसे जरूरत क्या थी हर बात बहस करने की?
आखिर कोई कब तक बर्दाश्त करे। राजीव ने अपनी तीखी मुद्रा करते हुए कहा, अरे हाँ बहन जी, सही कहा आपने, कोई कब तक बर्दाश्त करे। भला सुना तुमने, आकांक्षा अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो तुम्हें बढ़ना नहीं चाहिए। तुम्हारी सास इतनी अच्छी सीख देती है, पर लगता है तुम उनकी बात नहीं मानती। अब सच सच बताओ कि क्या अमन ने पहली बार तुम पर हाथ उठाया, या इससे पहले भी हो चुका है। आज चुप न रहना, आकांक्षा बेटा बोलो। आकांक्षा ने रोते हुए कहा, पापा ये पहली बार नहीं है, पिछले 6 महीने से यही सिलसिला चल रहा है। और मम्मी जी को भी कहा, पर वह कहती हैं कि पत्नी हो तो सहना तो पड़ेगा ही। अमन को भी कई बार समझाया, पर कुछ असर नहीं हुआ। सोचा आपसे बताऊं, पर अमन ने धमकी दे रखी थी कि अगर मैंने कुछ कहा आप लोगों से तो वह आप लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। मैं क्या करूं पापा, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आकांक्षा कहते हुए जोर जोर से रोने लगी। पापा ने आकांक्षा को सीने से लगा लिया और शांत किया। फिर कहा, आकांक्षा एक बात ध्यान से सुनो, अन्याय करना और अन्याय सहना दोनों गलत है। बार बार सहने से कोई समस्या हल नहीं होती। जब अमन ने तुम्हारे पर हाथ उठाया था, उसी क्षण तुम्हें उसे मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए था। आसपास जो सामान मिले उसी से मारो, और इतनी जोर से मारो कि सामने वाले की हाय निकल जाए। पुरुष स्त्री का भेदभाव करके कमजोर मत बनो बेटा। तब तक मारो जब तक तुम्हें मारने वाला तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर माफी ना मांगे। और मेरी चिंता बिल्कुल मत करना, अगर मैं अपनी बेटी को टोली में बिठाकर विदा कर सकता हूँ तो उसी बेटी की तकलीफ देने वाले को उठा सकता हूँ। राजीव की बातें सुन अमन की माँ तिलमिला उठी और बोली, बस कीजिए राजीव जी, यह आप कैसी बातें सिखा रहे हैं अपनी बेटी को। आप लड़की के पिता हैं, आपको झुकना चाहिए, और आप आकर दिखा रहे हैं हमारे ही घर में मुझे और मेरे बेटे को धमका रहे हैं। राजीव ने कहा, मैं लड़की का पिता हूँ, कोई अपराधी नहीं हूँ जो आपके सामने हर वक्त झुका रहा हूँ। आप एक लड़की के पिता की शक्ति को कम मत आंकिए। अगर एक तरफ पानी की शीतलता है लड़की का पिता, तो दूसरी तरफ जरूरत पड़ने पर जलती ज्वाला भी है। मैंने अपनी दोनों बेटियों और बेटों को बिना किसी भेदभाव के पाला है। आज तक कभी इन पर हाथ नहीं उठाया, एक खरोच तक नहीं आने दी है। और आज आप लोगों ने क्या हालत कर दी मेरी बेटी की। और आप आज भी हमें नम्रता की उम्मीद लगा रही हैं। अपनी बेटियों के सामने शुरू से ही संस्कारों के गुण गाते रहते हैं, इतना संस्कारी बना देते हैं, ये ससुराल और मायके की इज्जत का सोचकर सब कुछ चुपचाप सहने लगती हैं। यह कैसे संस्कार है जो हमारे बच्चों की ही तकलीफ दे। बहन जी, बहुत देख लिया आपके और आपके इस बेटे के सद्गुण, अब आप आराम से अपने बेटे को सिखाइए पढ़ाइए। राजीव ने कहा, आकांक्षा बेटा तुम चलो हमारे साथ। अमन की माँ ने भी आकांक्षा को धक्का देते हुए कहा, हाँ ले जाइए इसे। आपको क्या लगता है मेरे बेटे के लिए कोई दूसरा रिश्ता नहीं मिलेगा? अरे रिश्तों की लाइन लगी है, चलिए जाइए आप लोग यहाँ से। रीता ने आकांक्षा को संभालते हुए बोला, इतनी बदतमीज औरत है ये, बोलने की भी तमीज नहीं है। मैं तो शुरू से ही जानती थी कि इतने दहेज में भला आपका पेट कैसे भरेगा। राजीव ने हंसते हुए कहा, जाने दो रीता, इनको खाली प्याल पुलाव पकाने दो। मैं भी देखता हूँ कि अपने लिए अपने लड़के की दूसरी शादी कैसे करवाते हैं। चलिए अब हम चलते हैं। अमन गुस्से में आकर आकांक्षा को अपनी ओर खींचते हुए उसे एक थप्पड़ लगा दिया। राजीव ने कहा, बेटा आज तुम्हें जितनी भी हिम्मत है उतनी जोर से इसके गाल पर ऐसा तमाचा लगा दो, इसे जिंदगी भर याद रहे। मैं भी देखता हूँ तुझे यहाँ कौन क्या कहता है। आकांक्षा ने भी 2 तमाचे अमन के गाल पर इतनी जोर से लगाए कि वह जमीन पर गिर पड़ा। राजीव ने एक सीटी मारी और पुलिस अंदर आ गई, जो कि पहले से ही गेट के बाहर खड़ी थी। यह सब राजीव का ही प्लान था। पुलिस को देखकर अमन और उसकी माँ के रोंगटे खड़े हो गए। अमन आने वाली परिस्थितियों के बारे में भाप गया और माँ को इशारा किया कि माँ माफी मांग लो, वरना हम बुरे फंसेंगे। अमन को आकांक्षा के पैरों में गिर पड़ा और अमन की माँ भी हाथ जोड़कर विनती करने लगी। राजीव ने आकांक्षा की तरफ देखा तो पूरी हिम्मत के साथ आकांक्षा से कहा, आप लोग हाथ जोड़ने का नाटक अपने वकील के सामने करना, शायद आप लोगों का कुछ भला हो जाए। पुलिस बोली, अब माँ बेटा दोनों आराम से जेल में बैठकर ज्ञान बांटना। इतने में राजीव बोले, और हाँ इतना ही नहीं, दहेज में जितना खर्चा किया था उसकी लिस्ट भी है मेरे पास, सूद समेत। वह सभी वापस करने की तैयारी कर लेना। अमन और उसकी माँ गिड़गिड़ाते रह गए और पुलिस उन दोनों को उठाकर ले गई। राजीव अपनी बेटी और पत्नी के साथ सिर ऊंचा किए गर्भ से वहां से निकल गए। राजीव ने दोनों माँ बेटों को घरेलू हिंसा के केस में 2-2 साल की जेल करवा दी। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाई बटन दबाकर हमें और कहानियां लाने के लिए मोटिवेशन दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।